आज लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ होकर लोकतंत्र बचाने की आवाज लेकर आज सदन में आए। जहां मणिपुर हिंसा की बात की गई, सभापति महोदय, इस मणिपुर की घटना का इस्तेमाल या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जो मणिपुर में घटना घट रही है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कोई भी भारतीय नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता। हम सबके लिए ये घोर निंदनीय घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटें तो मैं पूछना चाहता हूं, सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यों थे? और अगर सन 1964 की हम बात न करें तो सन 84 के सिख दंगों के समय में जब 4000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था, तब ये मौन क्यों थे? मेरठ के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यों थे? और सन 1990 से 30 साल जो कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था, तब ये मौन क्यों थे? और मैं अधीर रंजन जी का जो शब्द था, जो अंग्रेजी का कोटेशन उन्होंने दिया, इन सभी समय में एवरी मॉर्निंग, सभापति महोदय, न्यू विडोज वर हाउलिंग, एवरी मॉर्निंग न्यू चिल्ड्रन वर क्राइंग, एवरी मॉर्निंग न्यू हाउसेज वर फॉलिंग। और मूक दर्शक के रूप में हमारे ये साथी बैठकर सरकार में बैठे हुए थे। आज यहां बैठकर गौरव गोगोई जी ने, सबर रखो, सबर रखो, आराम से सुनो, सबर रखो, थोड़ा सीख लो। गौरव गोगोई जी ने आसाम अकॉर्ड की बात की। जिस आसाम अकॉर्ड की बात की, उस आसाम अकॉर्ड का क्रियान्वयन कांग्रेस की सरकार ने कभी की? आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 68 वर्षों में हमारे बॉर्डर को निर्धारित नहीं किया था। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, 1 साल के अंदर बांग्लादेश का बॉर्डर निर्धारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर सच्चाई मैं बताऊं, प्लीज प्लीज उत्तेजित मत हो, उत्तेजित मत हो गौरव। नो नो, अगर बोलते हो तो सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। बैठिए, जनता ने आपकी चिल्लाने को आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ शुरुआत हुई, जब उनको अपनी फायदा नॉर्थ ईस्ट में विदेशी घुसपैठियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देने की कावियात की शुरुआत और शरण और पहचान देने की कावियात की शुरुआत हुई। चार्जशीट, सभापति महोदय, बड़ी लंबी है। 1960 के दशक में जब मणिपुर में अलगाववादी समूह ने हिंसा की शुरुआत की, जब वो जन्म हुआ तो वो कौन था जो उनके साथ बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार था? वो कौन था जिन्होंने उनके साथ बैठकर समझौता किया? और आप भूल गए 1993 में जब 123 दिन मणिपुर जल रहा था, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी। और आज आप मणिपुर के और आज सभापति महोदय अधीर दा उठकर कह रहे थे कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोले। उस समय मणिपुर का सांसद इस सदन में रोते रोते हुए उनका वक्तव्य क्या था इस संसद में मैं पूछना चाहता हूं। जब आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी,
मणिपुर के सांसद ने इस संसद में 1993 में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पलेस, इट हैज नो फंड्स, द स्टेट गवर्नमेंट कैनॉट इवन अफोर्ड टू परचेज वेपन्स फॉर द सिक्योरिटी पर्सन्स टू फाइट इंसर्जेंट्स। प्लीज ये सुनिएगा, प्लीज थिंक दैट मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इट अफेक्ट्स द होल नेशन। शायद कांग्रेस के नेता को इन शब्दों को सुनना चाहिए था कल यहां भाषण देने के पहले। मुझे आज सभापति महोदय मुजफ्फर वारसी जी की शब्द याद आती और मैं कोट करना चाहता हूं, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें, कल गृह मंत्री जी ने सदन में पूरा व्याख्यान दिया। इनके मंत्री संतरी न तंत्री एक बार भी मणिपुर गए। हमारे गृह मंत्री 3 दिन वहां रात दिन बिताए हैं। हमारे राज्य मंत्री ने 23 दिन, नित्यानंद राय जी ने मणिपुर में बैठकर स्थिति का जायजा लिया। आज राहत राशि वहां पहुंची है, अनाज पहुंचा है, वर्चुअल सिस्टम से स्कूल्स चल रही हैं, आर्मी की फोर्स पहुंची है, इवैक्यूएशन में हम मदद कर रहे हैं। जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और आंकड़े की आप बात करते हो तो आंकड़े की पुष्टि करो। ये पिछले 9 साल मणिपुर में सबसे शांतिपूर्ण समय रहा है इंसर्जेंसी के दृष्टिकोण से। आपके 10 साल से 3 गुना कम इंसर्जेंसी हुई है और 6 गुना कम सिविलियन डेथ्स आज मणिपुर में हुआ है। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते थे 1 दशक पहले, तो चित्र हमारे दिमाग में आता था। हिंसा का चित्र आता था, आतंक का चित्र आता था, अस्थिरता की चित्र आती थी। और उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि दशकों से जो सरकार रही थी, उनकी सोच विचारधारा थी कि अगर बॉर्डर विलेजेस में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर विकास किया तो वहां जागरूकता उत्पन्न होगी, इसलिए उन्हें विकास से वंचित रखा जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने 2015 में, देश के प्रधानमंत्री ने पहला कदम लिया। जो भी हिंसक संगठन थे मणिपुर के, उनके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक करके म्यांमार तक खदेड़ के भेज दिया था सभापति महोदय। और उसके बाद पहला कदम जो लिया, विकास व्यापक सोच के साथ, एक विचारधारा के साथ, उन्होंने एक विकास का मंत्र दिया सभापति महोदय, विकास का मंत्र दिया हीरा, क्योंकि उत्तर पूर्वीय क्षेत्र भारत का हीरा है। हीरा मतलब हाईवे, हीरा मतलब इंटरनेट, हीरा मतलब रेलवेज, हीरा मतलब एविएशन। और जिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केवल 2500 करोड़ का रेलवे बजट होता था, आज 10,000 करोड़ रुपए का रेलवे बजट है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि मेघालय जैसे राज्य को 100 साल इंतजार करना पड़ा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने, कि मेघालय को अपने 100 साल में पहला स्टेशन मिला जब बीजेपी और एनडीए की सरकार थी। नागालैंड को 100 साल बाद शोकुवी में एक रेलवे स्टेशन, दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। और इसी के साथ साथ जब यूपीए की सरकार थी, उस समय सड़क की प्रगति और विकास, गडकरी साहब यहां बैठे हुए हैं, 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन की कछुआ चाल के आधार पर चलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गडकरी जी की जोड़ी ने आज उत्तर पूर्वी राज्य में 3.5 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से आज सड़क बनाने का काम किया।
हाईवेज और ब्रिजेस की जाल बनी। किरेन रिजिजू के साथ मेरा प्रवास वहां हुआ है। हमने दोनों देखा है कि भारत में अगर पानी पर सबसे लंबा पुल बना है तो अगर कहीं बना है तो ढोला सदय ब्रिज ब्रह्मपुत्र पर हमारे असम के राज्य में बना हुआ है। और उसी के साथ किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में, पर उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ने का अगर संकल्प किसी का रहा तो भारत को म्यांमार और थाईलैंड के साथ सुपर हाईवे बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा। मुझे तो आश्चर्य हुआ सभापति महोदय कि इनके अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, हमारा भी है पर मेरे साथी हैं, अरुणाचल प्रदेश के हमारे वहां के भी सांसद मेरे साथी, पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दो उत्तर पूर्वी राज्यों में आजादी के 67 वर्ष बाद भी एक भी एयरपोर्ट नहीं। 9 सालों में अरुणाचल में एक नहीं लेकिन 3 एयरपोर्ट तेजू, पासीघाट और होलोंगी बनी है और सिक्किम में पाक्योंग। जिस अरुणाचल प्रदेश में केवल 9 हवाई अड्डे थे, आज उस अरुणाचल प्रदेश में सभापति महोदय 17 हवाई अड्डे हैं। 17 हवाई अड्डे जो 7 सिस्टर्स कहलाती थी, उस समय में ये 7 निग्लेक्टेड सिस्टर्स थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद आज उत्तर पूर्व में प्रधानमंत्री जी के पूर्वोदय के मंत्र के साथ विकास का एक नया उदय पूर्वोदय में हो रहा है। मुझे दुख भी हुआ सभापति महोदय और मुझे आश्चर्य भी हुआ। हमारी कोशिश रहती है कि इस संसद में कभी भी व्यक्तिगत आक्षेप, हम एक दूसरे के साथ सहमत ना हो, हम एक दूसरे की नीतियों पर, हमारी नीयत पर कटाक्ष जरूर करें, पर व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं होना चाहिए। और जो आरोप इस हाउस में किया गया कल सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ जब राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए हिंदुस्तान बन। हमारे समर्थन मूल्य की हम बात करें, 2014-15 में धान की एमएसपी 1360 थी, आज धान की एमएसपी 2183 है, 60% की वृद्धि हुई। कल कपास की बात की गई, कपास की एमएसपी हम बात करें, कपास की एमएसपी 3350 रुपए होती थी, आज वही कपास की एमएसपी बढ़कर 6620 हो चुकी है, 80% की वृद्धि हो गई। सोयाबीन की एमएसपी 2560 रुपए होती थी, आज 4600 रुपए हो चुकी है, 80% की वृद्धि हुई। तो जहां हमारे देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता समृद्ध हो चुका है, उसी के साथ साथ किसान के लिए जो सीमांत हमारा कृषक है, 80% हमारा कृषक आज भी सीमांत कृषक है, उसके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में किसान सम्मान निधि के जरिए 6000 रुपया प्रति वर्ष 11.5 किसानों के खातों में 2,40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने पहुंचाने का कार्य किया। यही अंतर है तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच में सभापति महोदय। और इसी में मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार ने इस 6000 रुपए में 6000 रुपए अतिरिक्त मिलाकर 12,000 रुपया प्रति साल 80 लाख किसानों के खाते में डालने का कार्य किया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, उनका एक सपना था कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स होना चाहिए, और आज उनके सपने को अगर साकार किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के आधार पर किया। 42,000 करोड़ रुपए की योजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर 60 लाख लोग प्रभावित होंगे। ये वो बुंदेलखंड क्षेत्र है
जिसने अपने इतिहास में सूखी माटी के अलावा कुछ नसीब नहीं किया था, अध्यक्ष सभापति महोदय, आज वहां 11 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी, 105 मेगावाट की ऊर्जा का सर्जन होगा। और उसी के साथ इस परिवर्तन के स्केल पे भी मैं बात करना चाहता हूं। ये परिवर्तन का स्केल आजादी से 2003 तक 56 साल कांग्रेस की सरकार रही, 56 साल, 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हुई थी। और 20 वर्ष में 2003 से 2023 तक 20 वर्ष में 45 लाख हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई हुई है, 6 गुना। और जहां अब फिर उत्तेजित हो गए, और जहां 56 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की योजना दी, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक योजना में 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की योजना दिलवाई। ये इसी बात का उदाहरण है सभापति महोदय कि डबल इंजन यानी डबल विजन। तुष्टीकरण से किसान का भला नहीं होता, बल्कि संतुष्टीकरण से ही किसान का भला होता है। गरीबों की अगर हम बात करें हमारे सभापति महोदय, योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को बैंक के अकाउंट से अलग रखा गया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 1 रुपया भेजा जाता है केवल 15 पैसे खाते में पहुंचता, मतलब 85 पैसे बिचौलियों की दुकान के आधार पर जाते। आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 50 करोड़ जन धन अकाउंट स्थापित करके 25 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डालने का कार्य किया गया है सभापति महोदय। हमारे गैस के कनेक्शन उज्ज्वला महिलाओं के लिए, हमारे घरों के 3.5 करोड़, हमारे क्षेत्र, हमारे देश की जनता को उत्पन्न करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच। अर्थव्यवस्था की बात हमारे वित्त मंत्री जी ने किया। मैं एक बात उनकी बात में जोड़ना चाहता हूं। स्कैम्स की लंबी लिस्ट कल गृह मंत्री जी ने पढ़ी थी। कोल का स्कैम हुआ, 2G का स्कैम हुआ, अनेक स्कैम हुए। और आज मैं बोलना चाहता हूं कि जिस राह पर इंडिया नहीं लेकिन भारत चल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां कोई निजी हित नहीं होगी, केवल राष्ट्र हित होगी, उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। 9 साल में सभापति महोदय हम लोग 10 नंबर आर्थिक व्यवस्था के रूप से आज 5 नंबर तक पहुंचे जी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज मुझे आश्चर्य है जब कहा जाता है कांग्रेस के एक नेता के द्वारा कि इस क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस देखिए। कांग्रेस के नेता बयान देते हैं कि सरकार चाहे किसी के भी हो, लेकिन भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तो अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी है। तो ये इनएविटेबिलिटी की गारंटी आपने 9 साल पहले क्यों नहीं दी? कांग्रेस की सरकार के समय आजादी से आज तक 67 वर्षों में हम लोग केवल 12 नंबर से 10 नंबर पर पहुंचे, और जब 9 साल में 10 नंबर से हम 5 पर पहुंच जाएं तो अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी बन जाती है। ये दोगली नीति कहां से हुई? और आज हमारे दोस्त अमोल कोले जी ने पर कैपिटा इनकम की बात उठाई। मुझे खुशी है उन्होंने उठाई। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय ये सुनते हुए कि भारत 67 सालों में भी सब साउथ अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम को हमने पार नहीं किया। जब इनकी सरकार होती थी 9 साल में पर कैपिटा इनकम आज डबल हो चुका है सभापति महोदय। हमारी सोच और विचारधारा, बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और लोन्स तो इनके समय में बच्चों का खेल हो गया था। एक कहावत थी कि फोन पर लोन, ये स्थिति हो गई थी। 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए का पहाड़ छोड़ के गए थे। आज उसकी सफाई अरुण जेटली जी ने और निर्मला सीतारमण जी ने करके देश को आगे बढ़ने के लिए कैपेक्स की एक नई रचना की शुरुआत की। कभी हम कल्पना कर सकते थे
कि भारत में 10 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स का प्रोग्राम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेक्स का प्रोग्राम भी ऐसे कि 10 साल में 15,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनी और एनडीए सरकार के समय में 26,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनी। हाईवे की निर्माण की बात करें तो 67 वर्षों में 91,000 किलोमीटर के हाईवे और 9 वर्षों में, गडकरी साहब जी यहां बैठे हैं, 55,000 किलोमीटर की हाईवे 9 सालों में 1,45,000 किलोमीटर की हाईवे बनी। और यही स्थिति सिविल एविएशन के क्षेत्र में 74 एयरपोर्ट 67 वर्षों में और 148 एयरपोर्ट 9 वर्षों के अंदर। और इसी के साथ जो हमारा पावर डेफिसिट कंट्री था आज पावर सरप्लस हो गया। हम लोग स्टील इंपोर्टर होते थे, आज स्टील एक्सपोर्टर बन गए। 216 गीगावाट से 420 गीगावाट पर पहुंच चुके हैं। कोल के मामले में 565 मिलियन टन से 900 मिलियन टन और इस वर्ष 1 बिलियन टन का उत्पादन देश करेगा कोल का। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अरिथमेटिक इनेविटेबिलिटी नहीं है। आज भारत जो 2014 में 5 मिनट और 2014 में दूसरे देशों पर निर्भर होता था, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का सिग्नल दिया। जिस देश में हम लोग झोली निकालकर वैक्सीन की भीख मांगते थे, आज उसी भारत में 2 वैक्सीन का आविष्कार होता है और उत्पादन होता है। 220 करोड़ टीके लगते हैं, कोविन का एप्लीकेशन लगता है, एप्पल से एयरबस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, सेमीकंडक्टर से चंद्रयान 3। आज भारत का तिरंगा झंडा भारत में नहीं, विश्व में नहीं, चांद पर लगाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। ऑटो के सेक्टर में 7 नंबर से 3 नंबर, टेलीकॉम के सेक्टर में 12 नंबर से 2 नंबर। ये अरिथमेटिक इनेविटेबिलिटी नहीं है, ये सशक्त नेतृत्व और दक्षतापूर्ण सरकार का परिणाम है। मेरे सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि तीसरी पारी में भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक हम पहुंचाएंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। तो आज सभापति महोदय, ये स्वच्छ इंडिया अभियान की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही। राहत इंदारी जी के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं कहा कि ये मजबूरी का गठबंधन है। मैं उनको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, अधीरदा ने, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह का जगरनॉट चलते हैं, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह के जगरनॉट चलते हैं, सबको एकजुट होना जरूरी है। ये मजबूरी है। पॉलिटिक्स में तो मजबूरी रहती है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेके आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी इंडिया की आवाज ये उठाते हैं जब विदेश जाकर 2 इंडियाज की बात करते हैं। ये कौन सी इंडिया की आवाज उठाते हैं जब गलवान में हमारे सेना के शौर्य और उसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाते हैं। ये कौन से इंडिया की आवाज करते हैं जो कोरोना जैसी भीषण समस्या में राजनीति पर उतर जाते हैं। और आज पिछले 2 दिनों से सभापति महोदय, मैं सुन रहा हूं विपक्ष को, कोई महाभारत की बात कर रहा है, कोई रामायण की बात कर रहा है, कोई राम की बात कर रहा है, कोई रावण की बात कर रहा है। अच्छा है कि आज धर्म की बहुत याद आई इनको। कोई जनेऊधारी है, कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, कोई पार्टी तो अपने संकल्प पत्र में डाल रहे हैं कि राम वन गमन पथ का हम संकल्प करते हैं।
मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये मुखौटा नहीं चलेगा। हमारी देश की आज 140 करोड़ जनता की आस्था और पीढ़ियों की सपना हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। तो आज इनको मैं कहना चाहता हूं कि तीसरी बार भी, 2 बार आपको रिजेक्ट किया है, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार यहां स्थापित होगी। जी धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज चल चुका है। अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप इस सत्य को अपने झूठ के साथ पराजित नहीं कर सकते। मैं अंत में 4 लाइन करके अपना बात समाप्त करता हूं। नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। आपातकाल लगाने वाले संविधान की रक्षा कर नहीं सकते। जनता विरोधी की जिनका रहा है इतिहास, कितने भी चेहरे बदल ले, कितने भी चेहरे बदल ले, जनता के हो नहीं सकते। जी धन्यवाद। श्री विजय हंसदा जी। जी जी जी, ये आपका विषय नहीं है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, ये आपका विषय नहीं है, ये आपका विषय नहीं है। विजय हंसदा जी बोलिए। जी सर 5 मिनट प्लीज। मैं अपने पार्टी जेएमएम के तरफ से इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और कहना चाहेंगे कि मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं, मणिपुर इशू को लेकर के सारे लोग सेंसिटिव होंगे। और मैं चाहे कोई भी हो, उधर हो इधर हो, आज हम शर्मसार हैं। देरी हुई और आज भी वहां आग लगी हुई है। किस तरह से उसे हम समाधान की ओर ले जाएं, ये लगातार हमें सोचने की जरूरत है। कमी कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की भी रही और पूरी इंटेलिजेंस फेलियर की भी रही। कल सारी जानकारी देते हुए जिस तरह से सदन में कहा गया कि सारी जानकारी पंक्तिवार करते हुए दिया गया कि सारी जानकारियां थी, और उसके बावजूद अगर इसे नहीं रोका जा पाया है तो क्यों नहीं रोका जा पाया है, यह भी सोचने का विषय है। इच्छा शक्ति की कमी कहीं ना कहीं जरूर दिखी। कल आदिवासी दिवस थी, उसमें कल मौका मिलने का था, आज मिल रहा है। ट्रेजरी बेंच की तरफ से एक बात कही गई थी कि क्यों नहीं पूर्व के किन्हीं सरकार में जो है आदिवासियों को सम्मान मिला, राष्ट्रपति बनाए गए या राष्ट्रपति बनाए गए। हम लोग की भी खुशी रही है, उसी समुदाय से बिलोंग करता हूं। लेकिन कहना चाहूंगा कि सम्मान भी देना और ऐतिहासिक रूप से बेइज्जत भी करना, मुझे लगता है इन लोगों से सीखना होगा कि नए सदन का इनॉग्रेशन अगर हाउस बुलाई जाती है तो वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, ये सबको अपना क्लियर कर दें। और उस इनॉग्रेशन में प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया जाता है। इनके कार्यक्रम में एक महिला और एक आदिवासी महिला का अपमान, मैं उस नए सदन को एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति का अपमान का प्रतीक मानूंगा। महिला का अपमान हुआ, आदिवासी का अपमान हुआ, तो इस्तेमाल करना और अपमान करना वो इनसे सीखे। और यहां पे आपके लिए भी बोल रहा हूं कि महिला का अपमान हुआ, उसमें आप भी हैं बहन, आप भी हैं उसमें बहन, आप भी हैं उसमें। जब डिस्कशन चल रहा था दोनों तरफ से बहुत सारी बातें रखी गई। 10 साल का तुलना 50 साल 47 से अभी तक का किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम लोग उस युग के लोग हैं जिन्होंने डिस्क से लेकर के, आपका कैसेट से लेके, सीडी से लेके, जिप, आपका बहुत जल्दी समय को बदलते हुए देखा है। जिस परिस्थिति में इस देश को, जो उस समय थे
उन्होंने चलाया और जो किया उसका सम्मान मैं बिल्कुल यहां से नहीं करना चाहूंगा। और आज आप कुछ जोड़ रहे हैं तो अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुनने की क्षमता आज सत्ता पक्ष के लोगों में कम हो गई है। लगातार सरकार पे सरकार बनाने की होड़ में, सरकार पे सरकार बनाने की होड़ में ये लगातार भूलते चले जा रहे हैं कि उस रास्ते में कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां भी करते चले जा रहे हैं। और जेएमएम का नाम भी कल सर अपनी बात शीघ्रता से कहिए सर, हम आराम से कर रहा हूं जी, सर। जी, जल्दी से कहिए। कल जेएमएम का भी नाम लिया गया था। जी 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 कल जेएमएम का भी नाम लिया गया था। मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को, आप लोगों ने हमारे साथ भी सरकार बनाई, 5 मिनट हो चुके हैं। लेकिन मणिपुर सर 1 मिनट, मणिपुर में जिस तरह से तत्परता नहीं दिखाई गई, अगर बाद बाकी कहीं सरकार बनानी होती तो तुरंत ये तत्परता दिखाते। और 400 सीट की ऊपर की बात कर रहे हैं। आज गरीबी रोकी नहीं गई, नौकरी मिली नहीं, महंगाई रुकी नहीं, लेकिन 400 सीट ये जरूर सोच रहे हैं इंडिया अलायंस के लिए। इंडिया अलायंस से इनको डरने की जरूरत नहीं है। आज पूरा का पूरा इंडिया इन्हें देख रहा है, इनका चरित्र देख रहा है। और सर 250 से ऊपर चर्चेस, कई संस्थान जले। लगातार किसी भी स्टेट में आप देखिएगा कि चर्चेस या क्रिश्चियंस पे लगातार अटैक होते हैं और ये बीजेपी शासित राज्यों पे में ज्यादा होते हैं। और मैं कहना चाहूंगा सर 1 मिनट 75 सालों के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि 17 घंटों का जिक्र हो रहा है सर, 17 घंटों का जिक्र हो रहा है। कुमार सरानी यहाँ कोई 9 से 5 का ड्यूटी पे तो नहीं है, बिल्कुल 9 से 5 की ड्यूटी कोई नहीं कर रहा है सर। लेकिन यहाँ पे कौन कितना काम कर रहा है उसका घंटा बताया जा रहा है। नवा कुमार सरानिया जी, मणिपुर को बचाया जाए, मेरा प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू सेवन सर। 3 मिनट में बात कीजिए। 3 मिनट में बात थैंक यू पूरी सेवन कीजिए। सर। 3 मिनट्स ओनली प्लीज। थैंक यू Quickly. सेवन सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहला है, हम ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ना मैं सपोर्ट करता हूँ ना मैं विरोध करता हूँ, ना मैं इंडिया में हूँ ना मैं इंडिया हूँ। लेकिन जो मणिपुर का इश्यू है, मणिपुर में जो हो रहे हैं, उसके लिए मैं मानता हूँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे इसको डील करना से डील नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं खुले में बोलता हूँ, इसके लिए जिम्मेदार लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को कम से कम मोदी जी को पदत्याग करना चाहिए। और दूसरा बात है सर, ये जो मणिपुर है ये मेरा क्षेत्र भी ऐसा ही था। यह लगभग 3 महीना चल रहा था। मेरा कोकराझार में बदलाव को मांग करके 30 साल लड़ाई चला था। हजारों लोग मारा गया, लाखों लोग बेघर हो गया, लाखों लोग को प्रॉपर्टी खत्म हो गया। लेकिन आज एक अच्छा हो गया जो हम 2014 में यहाँ आ गया पार्लियामेंट में, तो इसे धीरे धीरे खत्म हो गया। और मेरा वही उम्मीद है मणिपुर में भी अगर सरकार अच्छी पहल करेगा तो जरूर ये मणिपुर का जो भय के साथ हो रहे हैं वो खत्म होगा। तो मेरा सर यही मांग है, अगर हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं, अगर विरोधी पक्ष थोड़ा चिल्लाते हैं और सत्ता पक्ष उससे ऊपर बोलते हैं,